नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 29 सितंबर का जो एडिटोरियल है उसका डिस्कशन देखेंगे, वो कैप देखेंगे, वन वर्ड इडियम्स भी होंगे। तो देखो, आज जो दो एडिटोरियल हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है जब आदमी गिर रहा होता है तो बिल्कुल जैसे हवाई जहाज से कोई जंप कर जाता है और पैराशूट भी नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। तो ये बात इन्होंने लिखी है ऑन द कनाडा इंडिया डिप्लोमेटिक रो, कि भारत और कनाडा के बीच में जो झगड़ा चल रहा है उसके बारे में है और बाहर का रास्ता क्या होगा, इससे आप कैसे बचोगे। दूसरा एडिटोरियल छपा है केयरिंग फॉर द ओल्ड, कि बूढ़े लोगों का ध्यान रखना, ऑन द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट। तो ये इंडिया एजिंग रिपोर्ट आई है कि 2023 की, कि काफी लोग बूढ़े हो जाएंगे, तो उनके लिए क्या क्या पॉलिसी बनानी चाहिए और इस समस्या को कैसे सुलझाया जाए, कैसे देखा जाए। रिवाइविंग एडिटोरियल प्रोसेसेस, तो ये देखो, रिवाइव करना होता है फिर से जिंदा करना एडिटोरियल जो प्रोसेसेस है, जैसे उनको लिखा जाता है, बनाया जाता है उसको। और नीचे माइलस्टोन इन हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया। तो यहाँ पे हिंदू मैरिज रिफॉर्म, हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात की है कि तमिलनाडु में ऐसी मैरिजेस होती हैं कि जिनमें किसी भी रीति रिवाज को फॉलो नहीं किया जाता है, इन्हें सेल्फ रेस्पेक्ट मैरिज कहा जाता है। तो उस मैरिज को लेके ये एडिटोरियल छपा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपने पास आज जो सबसे पहली अपने पास है, हम लोग ज्यादातर वोकैब जो है पहले वाले एडिटोरियल से ही डिस्कस करेंगे। तो ये देखो, ये एजिंग रिपोर्ट आई है, उसके बारे में एडिटोरियल है। दूसरा एडिटोरियल है भारत और कनाडा के बीच जो डिप्लोमेटिक विवाद उत्पन्न हो गया है। वो विवाद इसलिए उत्पन्न हुआ था कि ये कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने वहां की संसद में कोई बयान दिया था कि किसी टेररिस्ट की हत्या जो है वो भारत ने करवाई है। मतलब वहां के नागरिक के, भारत के लिए तो वो टेररिस्ट है और उनकी हत्या भारत ने करवाई है। तो इस वजह से एक बड़ा मुद्दा ये बन गया दोनों देशों के बीच में। तो यहाँ पे देखो, अपने पास रो जो होता है, ये रो हम लोग बोलते हैं, पंक्ति जो होती है, कॉलम्स एंड रो होते हैं। तो पंक्ति के लिए भी बोलते हैं रो। चप्पू चलाना भी होता है, नाव में चप्पू चलाना। लेकिन यहाँ पे जो रो का यूज हुआ है, ये झगड़ा, नोइजी आर्ग्यूमेंट, उसके लिए इसमें यूज किया है। ये जो झगड़े की बात आती है तो रो के साथ हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं, ओवर प्रीपोजिशन का प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके सिनोनिम नॉर्मल है, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, डिस्प्यूट झगड़ा, क्वाल झगड़ा, ऑल्ट्रिकेशन अगेन झगड़े के लिए यूज होता है, स्पैट या फ्यूड। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं जो इसके सिनोनिम है। एंटोनिम में हो जाएगा सहमति, हार्मनी होता है शांति से रहना, कॉनकॉर्ड होता है अगेन शांति से रहना। कॉनकॉर्ड वाला जो एक वर्ड आता है उसके लिए डिस्कॉर्ड हम लोग यूज करते हैं। डिस्कॉर्ड मतलब झगड़ा और कॉनकॉर्ड मतलब मिलके रहना। वी हैड ए ब्लेजिंग रो, कि हमारा काफी तेज झगड़ा हुआ, किस बात पे, ओवर हु शुड डू द कुकिंग, कि कुकिंग कौन करेगा। बर्तन धोने पे ज्यादा होता है, बट इनका झगड़ा हो गया कि खाना कौन बनाएगा। तो ये अपने पास पहला शब्द आज का था। रो का मतलब होता है झगड़ा। रिंक जो होता है, देखो ये रिंक क्या होता है, जो स्केटिंग आप लोगों ने अगर की है, जिस वहां पे फॉरेन कंट्रीज में होता है, स्केटिंग रिंक होती है। तो ये रिंक उसे बोला जाता है। रिंक यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है कि ये यूएन की जो असेंबली है, जो यूएन का जो अंदर का बैठने की जगह है, ऑडिटोरियम टाइप है, उसको रिंक कहा है। तो इनटू द रिंक आगे हम लोग देखेंगे भी, इसको डिस्कस करेंगे। तो रिंक एक तरह से आप मान लो एरिना, स्टेडियम, कोर्ट, वेन्यू, उसको आप बोल सकते हो, जो एक इनक्लोज सरफेस होती है, जो चारों तरफ से बंद होती है। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे खुला स्पेस, ओपन, वाइल्डरनेस, फॉरेस्ट को कहते हैं, जंगल को कहते हैं। द आइस रिंक वाज, तो जो बर्फ की जो रिंक बनाई गई थी, वाज क्राउडेड विद स्केटर्स, की स्केटर्स से भरी हुई थी। और वो स्केटर्स क्या कर रहे थे, एंजॉइंग द विंटर वेदर, कि वो सर्दियों का जो मौसम है उसे वो एंजॉय कर रहे थे। आगे देखो, चेरी पिक करना होता है, कि अपनी पसंद का चुनना। तो ये आप देखो कि चेरी पिक हम लोग कहते हैं कि बेस्ट में से भी जो अच्छा होता है वो चुनना। और चेरी पिकिंग का मतलब कोई प्रोसेस नहीं होती है, जो जिसको जो अच्छा लगे वो एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू उसे हम लोग कहेंगे। जैसे आजकल चुनाव आ रखे हैं, विधानसभा चुनाव आ रखे हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इनमें तो कांग्रेस, बीजेपी और अन्य जो पार्टियां हैं वो लोग अपने एमएलए की टिकट्स दे रही हैं। तो उसमें कई बार चेरी पिकिंग भी बोलते हैं, कि जो टिकट बांटने वाला होता है वो अपनी मर्जी से चूज कर लेता है। लेकिन आजकल हो गया है कि वो लोग एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, चेरी पिक नहीं कर सकते। तो सेलेक्टिवली चूज द बेस्ट, कि आप अपनी मर्जी से जो चूज करते हो उसे चेरी पिक करना कहते हैं। सेलेक्ट, चूज, पिक एंड चूज, हैंड पिक, फेवर करना किसी का, ये हम लोग इसके लिए कह सकते हैं। ऑपोजिट हो जाएगा कि एक्सेप्ट एवरीथिंग, टेक व्हाट एवर कम्स, कि जो मिले वो ठीक है। तो या फिर कोई प्रोसेस फॉलो करना, दोनों ऑपोजिट हो सकते हैं।
ही टेंड्स टू चेरी पिक, कि वो अपनी पसंद की चीजों को ही चूज करता है। क्या चूज करता है वो? इजीएस्ट टास्क, सबसे आसान काम जो होगा वो चूज करेगा। वाइल अवॉइडिंग द मोर चैलेंजिंग वंस, कि जो ज्यादा चुनौती वाले काम होंगे उनको चूज नहीं करेगा, वो चेरी पिक करेगा। जो जिस काम में ज्यादा जोर ना है वो अपन चूज कर लेते हैं। एम्पास जो होता है, एम्पास हम लोग कहते हैं गतिरोध के लिए। तो यहाँ पे भारत और कनाडा के बीच में क्या है कि एक दूसरे ने प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शन लगा दिए एक तरह से, कि हम वीजा बंद कर दिया भारत ने, जैसे वीजा बंद कर दिया कनाडा के लिए। तो ऐसी चीजें वहां पे एक तरह से एम्पास आ गया है, गतिरोध आ गया है, डेडलॉक आ गया है, कि बात आगे नहीं बढ़ रही है। मतलब कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि जो नॉर्मल लोग हैं वो सफर होते हैं उनसे, उसकी वजह से उनको तकलीफ होती है, तो उनको नहीं होनी चाहिए, और ये जो समस्या है इसका भी समाधान हो जाए और उनको भी सहूलियत रहे। तो एक ऐसी सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल। तो एम्पास जो है हम लोग इसको कहते हैं कि भाई एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाना कि बस अब कोई और प्रोग्रेस नहीं होगी। तो एक डेडलॉक इसे हम लोग बोलते हैं। स्टैंड स्टिल, रुक जाना। स्टिलमेट होता है, देखो चेस में होता है स्टिलमेट, ड्रॉ जो हो जाता है कि भाई अब कोई नहीं जीतेगा चाहे कितनी देर खेलते रहो। स्टैंड ऑफ हो जाता है, अगेन ये सेम होता है। स्टेग्नेशन हम लोग बोलते हैं। स्टेग्नेशन का मतलब होता है ठहर जाना, कि अब और प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो बहुत अच्छा शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, अपना बहुत बार पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एम्पास। एग्रीमेंट, सहमति, ब्रेक थ्रू, अचीवमेंट, कुछ रिजोल्यूशन, समाधान। तो इसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सहमत हो जाना, ब्रेक थ्रू, कुछ अचीव कर लेना, कि ठीक है चलो ये समस्या का ये सोल्यूशन निकाल लिया। तो जो बातचीत हो रही थी, द नेगोशिएशंस रीच्ड एन एम्पास, एम्पास तक पहुंची। एम्पास का मतलब होता है गतिरोध आ गया। एंड नो कॉम्प्रोमाइज, और कोई समझौता कुड बी रीच नहीं हो पाया। तो अच्छा शब्द है एम्पास, गतिरोध, डेडलॉक को हम लोग कहते हैं। कर्टेल जो होता है ये कम करना होता है, रिड्यूस करना होता है किसी चीज को। डिमिनिश करना, कम करना। शॉर्टन, छोटा कर देना। एब्रिज भी छोटा कर देना। ट्रंकेट, छोटा कर देना। ट्रिम, छोटा कर देना। तो हमने कर्टेल का देखा, रिड्यूस करना, छोटा करना, कम करना, ये इसके लिए हम लोग कर्टेल मीनिंग होता है। और इसके अपोजिट हो जाएंगे एक्सटेंड, बढ़ाना, लेन देन लंबा करना, इंक्रीज करना। द कंपनी हैड टू कर्टेल, कि कंपनी को कम करना पड़ा अपने खर्चे। क्या कम करना पड़ा? अपने खर्चे। क्यों करने पड़े? टू स्टे प्रॉफिटेबल, ताकि वो फायदे में रहे ड्यूरिंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न, कि जो आर्थिक मंदी आई है उस दौरान वो नुकसान में ना जाए, लॉस में ना जाए। तो इसलिए उनको अपने जो खर्चे थे वो कर्टेल करने पड़े, कम करने पड़े। रीटीरिएट देखो अपना लगभग रोजाना आ रहा है। रीटीरिएट हम लोग कहते हैं दोहराने को। टू से और डू समथिंग अगेन, तो यहाँ पे है कि कोई एक ऐसी बात कहना या करना फिर से। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा? रीइटेरिएट हो जाएगा। रिपीट करना, रीस्टेट, फिर से कहना। इको होता है जो आवाज गूंजती है, रिटेल फिर से बताना होता है। इसके ऑपोजिट हो जाएंगे मॉडिफाई करना, बदल देना, चेंज कर देना, ऑल्टर कर देना। तो सी फेल्ट द नीड टू रीइटेरिएट, कि उसको जरूरत महसूस हुई फिर से बताने की, अपना पॉइंट फिर से रखने की। टू मेक श्योर एवरीवन अंडरस्टूड, सुनिश्चित करने के लिए कि बात सबको समझ आ गई। तो उसने अपने पॉइंट को क्या किया? रीइटेरिएट किया, दोहराया, रिपीट किया। तो रीइटेरिएट अच्छा शब्द है, दोहराना हम लोग इसे कहते हैं। स्ट्रेन्युअसली जो होता है ये अपने पास होता है मेहनत पूर्वक। तो भारत जो है, इंडिया जो है, भारत के विदेश मंत्री जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो भारत एक बड़ी मेहनत से अपनी बात रख रहा है कि भारत कभी भी दूसरे देशों की अंदरूनी मामलों में या फिर दूसरे देशों में जाके ऐसे काम नहीं करता है जैसे आरोप कनाडा ने भारत पे लगाए। तो पूरी मेहनत से, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एफर्ट के साथ उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेन्युअसली, इन ए वे दैट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, की ऐसा तरीका जिसमें बहुत ज्यादा प्रयास लगे, बहुत ज्यादा एनर्जी लगे, वो स्ट्रेन्युअसली हम लोग कहते हैं। विगरसली भी देखो अपने पास फुल ऑफ एनर्जी के साथ, फोर्सफुली होता है पूरी ताकत के साथ, अगेन एनर्जेटिकली। तो इन सभी का मीनिंग सेम है। इसका अपोजिट हो जाएगा वीकली, कमजोर तरीके से, लेजिली, सुस्ती से, पैसिवली, बिना इच्छा के। ही आर्ग्यूड स्ट्रेन्युअसली, कि उसने जो आर्ग्यूमेंट जो किया था वो स्ट्रेन्युअसली किया था, बहुत मेहनत से किया था। फॉर हिज व्यू पॉइंट, अपनी बात के लिए, ड्यूरिंग द डिबेट। ग्रीवेंस जो होता है भाई, ग्रीवेंस होता है शिकायत, कंप्लेन, समस्या जो होती है। और ग्रीवेंस को जो सुधारा जाता है तो उसे हम लोग रिड्रेस करना कहते हैं। तो उसके लिए वर्ब क्या होती है? रिड्रेस करना होता है। तो कंप्लेन, ग्रीवेंस, ऑब्जेक्शन, वाइन, वाइन का मतलब शिकायत करना। रिजेंटमेंट होता है गुस्सा दिखाना, प्रोटेस्ट करना किसी चीज को लेके, आक्रोश होना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसका अपोजिट हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, भाई ठीक है चलो संतुष्ट है। कंटेंटमेंट, संतुष्ट है। अप्रूवल है कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को। द एम्प्लॉइज हैड सेवरल ग्रीवेंसेस, की एम्प्लॉइज जो थे, जो कर्मचारी थे, उनको बहुत सारी शिकायतें थी। रिगार्डिंग देयर वर्किंग कंडीशंस, की उनकी वर्किंग कंडीशन जैसी थी उसको लेके उनके पास काफी सारी कंप्लेंट्स थी, काफी सारी ग्रीवेंसेस थी।
ग्रीवेंस की स्पेलिंग बहुत पूछी जाती है भाई, GRIEVANCE, तो ये अपने को याद रखने, ग्रीवेंस। आगे देखो, डायस्पोरा जो होता है ये हम लोग कहते हैं कि जो एक प्रवासी समुदाय होता है। तो डायस्पोरा आप देखोगे कनाडा में जो इंडियंस रहते हैं वो इंडियन डायस्पोरा बोलेंगे। यूके में अपने पास जो भी इंडियन रहते हैं उसे इंडियन क्या बोलेंगे, इंडियन डायस्पोरा बोलेंगे। अब मान लो जापान के लोग अपने इंडिया में रहते हैं तो उनको जापानीज डायस्पोरा बोलेंगे। तो आप एक देश के लोग दूसरे देश में जब रहते हैं और जब वो उनकी एक कम्युनिटी बन जाती है, ग्रुप बन जाता है, तो उनको डायस्पोरा बोला जाता है, कि प्रवासी समुदाय, ग्रुप ऑफ पीपल अवे फ्रॉम देयर ओन कंट्री। तो द डायस्पोरा ऑफ द कम्युनिटी लेड टू कल्चरल डाइवर्सिटी इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखोगे कि इस तरह से कल्चरल डाइवर्सिटी भी आती है, जैसे लंदन, न्यूयॉर्क जैसे सिटी हो गए, वहां पे लगभग सब देशों के लोग वहां पे रहते हैं, तो वो डायस्पोरा कल्चरल डाइवर्सिटी वहां पे उससे आती है। वल्नरेबल जो होता है, कि वल्नरेबल के साथ एक तो याद रखो टू आता है, वल्नरेबल टू समथिंग। तो यहाँ पे ये 2-3 वर्ड मैंने लिए हैं दूसरे एडिटोरियल से, जो ओल्ड पीपल वाला था। तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से फिजिकल और इमोशनल नुकसान जिन लोगों को हो सकता है, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनको बीमारी जो है वो काफी जल्दी होती है, उनकी हड्डियां वड्डियां कमजोर हो जाती हैं, याददाश्त चली जाती है और वो जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो वो वल्नरेबल होते हैं। डिफेंसलेस, उनके पास जैसे कोई बचाव नहीं हुआ। वल्नरेबल कोई भी हो सकता है। एक्सपोज्ड होना, कि एक तरह से वो उस चीज में एक्सपोज्ड हो गए हैं। एक्सपोज का मतलब होता है कि वो चीज आपको अब अफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। ससेप्टिबल है। प्रोन भी सेम मीनिंग होता है, प्रोन के साथ भी हम लोग टू का यूज करते हैं। सेंसिटिव, कई बार होता है ना कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, मिट्टी उड़ती है उनको एलर्जी हो जाती है, सेंसिटिव टू समथिंग, तो वही। इसका ऑपोजिट हो जाएगा प्रोटेक्टेड, सुरक्षित, इनवल्नरेबल, सिक्योर। द एल्डरली आर ऑफ्टन मोर वल्नरेबल टू हेल्थ प्रॉब्लम्स, कि जो बूढ़े लोग हैं उनको हेल्थ की काफी समस्याएं हैं और उनको लेके वो काफी वल्नरेबल होते हैं, काफी कमजोर होते हैं। वल्नरेबल हम लोग कहते हैं कि एक ऐसी व्यक्ति जो आसानी से प्रभावित हो जाए, कि वो जल्दी जिसको अफेक्ट हो जाए, प्रभावित हो जाए किसी चीज से, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वल्नरेबल। डिप्राइव्ड होता है वंचित होना। तो अपने पास आप देखोगे, अभी इसमें एग्जाम्पल दिया था कि बंगाल और केरला ऐसे दो राज्य हैं जहां पे ऐसे बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ गई है जिनके जो बच्चे हैं उन्होंने माइग्रेट कर लिया है, मतलब वो दूसरे देश में चले गए और वहां पे वो दंपत्ति या फिर अकेले रहते हैं। और इसमें एक और बात खास बताई थी कि इसमें महिलाएं जो है वो, उनकी संख्या ज्यादा है, कि आदमी जो है वो जल्दी उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन औरत जो महिला जो है वो ज्यादा समय तक, या उनकी जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा रहती है। तो वो काफी चीजों से डिप्राइव्ड होते हैं, डिसएडवांटेज्ड होते हैं, कि उनको उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं होता है। अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, नीडी, जरूरतमंद। इम्पोवरिश, साधनहीन हम लोग बोलते हैं। डेस्टिट्यूट होता है कि खाना पीना रहने की कोई भी सुविधा किसी के पास ना हो, उसे डेस्टिट्यूट कहते हैं, गरीब कहते हैं। तो ये वर्ड अपने पास आ जाएंगे। अपोजिट हो जाएगा प्रिविलेज, सुविधा से संपन्न, सुविधा युक्त। फॉर्चुनेट, किस्मत वाला। एफ्लुएंट, रिच को हम लोग कहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू हेल्प, ये हमारी जो भी संस्था है इसका उद्देश्य है मदद करना। डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, कि ऐसे बच्चे जिनके पास सुविधाएं नहीं है, जो वंचित हैं। एक्सेस एजुकेशन एंड बेसिक नेसेसिटीज, तो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन को पहुंच हो एजुकेशन की एंड बेसिक नेसेसिटीज की। जेरियाट्रिक जो होता है ये अगेन बूढ़े लोगों से जुड़ा हुआ, रिलेटिंग टू एल्डरली पीपल, एल्डरली, सीनियर, एजेड। तो जेरियाट्रिक केयर होती है, कई बार आप देखोगे जेरियाट्रिक वार्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है, बूढ़े लोग ही होते हैं। और इसका ऑपोजिट हो जाएगा यूथफुल, यंग, जुवेनाइल। तो जेरियाट्रिक वार्ड ऑफ द हॉस्पिटल स्पेशलाइजेस इन केयरिंग फॉर ओल्डर पेशेंट्स। तो यहाँ पे जेरियाट्रिक वार्ड जो है वो बूढ़े लोगों के लिए है। ले डाउन करना होता है कि जैसे इसमें यही बताया कि इतने बूढ़े अगर हो जाएंगे तो उनके लिए पॉलिसी जो है वो बनानी पड़ेंगी, नियम बनाने पड़ेंगे, कुछ ऐसी उनको सुविधाएं दी जाए। तो ले डाउन करना होता है निर्धारित करना, कि निर्धारित करना नियमों को, गाइडलाइंस को या रेगुलेशंस बनाना, उसे हम लोग कहते हैं ले डाउन। कानून बनाना, नियम बनाना। तो स्टेब्लिश, डिक्टेट या स्टिपुलेट इसके सिनोनिम हो जाएंगे। और इसके ऑपोजिट हो जाएंगे अबेंडन, त्याग देना, रिवोक, कैंसिल कर देना। रिसीन्ड होता है कि अगेन कैंसिल कर देना। कंपनी की जो पॉलिसी है वो है कि टू ले डाउन स्ट्रिक्ट सेफ्टी रेगुलेशंस, कि वो सेफ्टी रेगुलेशन जो है, सुरक्षा के जो रेगुलेशन है वो भी कड़े, उनको वो बनाए फॉर इट्स एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों के लिए। तो ये तो देखो भाई थी आज की वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वर्ड्स। आई होप आपको याद रहेंगे।
अब हम लोग लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। आज इंडिया कनाडा की जो लड़ाई हुई है वो, इंडिया एंड कनाडा टुक देयर डिप्लोमेटिक रो ओवर द killing of Canadian Khalistani activist Hardeep Singh Nijjar into the ring at the UN General Assembly this week। तो देखो यहाँ पे है कि भारत और कनाडा लेके गए अपने झगड़े को, कहाँ पे लेके गए हैं? इनटू द रिंग। रिंग का मतलब होता है अगेन उस मैदान में लेके चले गए। मैदान कौन सा? यूएन जनरल असेंबली कि यूएन में लेके चले गए इस झगड़े को। वो यूएन में इस बारे में डिस्कशन हुआ है। भारत के विदेश मंत्री ने वहां पे कुछ बयान दिया है, कनाडा के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने वहां पे कुछ बयान दिया है। तो हम ऑलरेडी वर्ड देख चुके हैं, झगड़ा होना, किसी बात पर होना, रो के साथ ओवर आता है, रिंग अपने पास हो जाएगा। जैसे ये यूएन जनरल असेंबली है, एक पूरी बिल्डिंग है, तो उसको यहाँ पे रिंग कहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर उन्होंने चेतावनी दी, वांट दैट द रिस्पॉन्स टू टेररिज्म, कि उनका जो जवाब है टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को और वायलेंस को, शुड नॉट बी डिटरमाइंड बाय पॉलिटिकल कन्वीनियंस। तो आप अगर आतंकवाद को अगर आप जवाब देते हैं तो उसे राजनीतिक सुविधा की तरह नहीं ले सकते हैं कि अच्छा लगेगा अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अगर आतंकवाद है तो वो उसकी लड़ाई एक जैसी होनी चाहिए। इन what seemed to be a reference to India's concerns over खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म इन कनाडा। तो खालिस्तान में ये जो एक्सट्रीमिज्म है कि ये जो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप उसे राजनीतिक सुविधा के हिसाब से जवाब मत दीजिए कि खालिस्तान को अगर कनाडा सपोर्ट कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो भारत के लिए नुकसानदायक और भारत को कमजोर करने वाली बात है। तो उसका जवाब जो है वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं देना चाहिए, उसे निर्धारित नहीं करना चाहिए। He added that, उन्होंने बात जोड़ी, that countries must not cherry pick, कि अपने हिसाब से वो सेलेक्ट ना करे कि मर्जी आए तो कर लिया नहीं तो नहीं किया। कौन सी चीज को चेरी पिक ना करे? when to respect territorial integrity and non interference in internal affairs, कि किसी भी देश की अंदरूनी जो राजनीति मामले होते हैं उनके अंदर वो उनको रेस्पेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम इस देश के करेंगे इस देश के नहीं करेंगे। तो ये टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अखंडता जो होती है अपने पास, देश की भौतिक अखंडता जो होती है, तो उसको कहा है कि ऐसा नहीं है कि कनाडा खालिस्तान को सपोर्ट करेगा, ये गलत बात है। एक क्लियर रेफरेंस की, सीधा सीधा उन्होंने रेफरेंस थी कनाडा के जो आरोप हैं दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स, की भारत की सरकार के जो एजेंट हैं वो जिम्मेदार थे, वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द निजर किलिंग इन सर्रे इन जून। तो यहाँ पे था कि जून में जो इनकी हत्या हुई है उसके लिए जिम्मेदार भारत के एजेंट थे। ये कनाडा ने एलिगेशन लगाया था और उस एलिगेशन का जवाब उन्होंने ये दिया है यहाँ पर कि चेरी पिक नहीं करना चाहिए। कनाडा के जो यहाँ पे यूएन एम्बेसडर हैं रॉबर्ट रे, तो ये कनाडा के भी एम्बेसडर जो हैं वो भी, उन्होंने भी अपनी बात कही, अपीयर टू डबल डाउन। तो डबल डाउन का मतलब होता है अपनी जो इंटेंसिटी है उसको बढ़ा देना। मतलब उनके पीएम ने कहा उसी बात को उन्होंने और आगे बढ़ाया। ऑन द कैनेडियन एलिगेशंस, की जो आरोप लगाए हैं उनको ऐसा नहीं मना नहीं किया और उन्होंने अपनी बात को, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। एज ही स्पोक अबाउट द एक्सटेंट टू विच डेमोक्रेसीज आर अंडर थ्रेट ड्यू टू फॉरेन इंटरफेरेंस। तो उन्होंने ये बताया कि किस हद तक जो लोकतंत्र हैं दुनिया में वो खतरे में है और किस वजह से खतरे में है? फॉरेन इंटरफेरेंस की, विदेशी हस्तक्षेप की वजह से। In effect, the statements reflected the impasse between both countries more than 10 days since Canadian Prime Minister Justin Trudeau made his claims in the Canadian Parliament। तो ये दोनों भारत के विदेश मंत्री और कनाडा के जो एम्बेसडर हैं यूएन में, इनके जो स्टेटमेंट, इनके बयानों से बात जाहिर हुई, रिफ्लेक्ट किया कि जो गतिरोध है, जो एम्पास है, गतिरोध है, स्टेलमेट है, स्टैंड ऑफ है, वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है दोनों देशों के बीच। 10 दिन हो गए हैं इस बात को, जब कनाडा की प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे कुछ दावा किया था, उसके बाद अभी भी वो चीज जारी है। मतलब कोई बातचीत नहीं हो रही है, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है। आफ्टर एक्सपेलिंग, निकालने के बाद, ईच अदर्स डिप्लोमेट्स, की कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट को निकाल दिया और भारत ने कनाडा के डिप्लोमेट को निकाल दिया। इंडिया एंड कनाडा हैव कर्टेल्ड, कि कर्टेल का मतलब है कम कर देना, रिड्यूस कर देना, पीपल टू पीपल टाइज, कि लोगों के जो रिश्ते हैं आपस में, पीपल टू पर्सन जो टाइज है, मतलब वहां के भारत के विदेश मंत्री, कनाडा के विदेश मंत्री, भारत के राजदूत, वहां के राजदूत, वो रिश्ते उन्होंने कम कर दिए हैं। वाइल इंडिया हैज सस्पेंडेड ऑल वीजास टू कैनेडियंस, कि भारत अब कनाडा के लोगों को वीजा नहीं दे रहा है। कनाडा हैज पुट ट्रेड टॉक्स ऑन होल्ड, और कनाडा ने क्या किया है कि जो ट्रेड की जो बातें हैं, व्यापार की जो बातें हैं, उनको रोक दिया है। तो भारत का ये एक्शन है, वीजा नहीं देंगे,
उनका ये एक्शन है, व्यापार की बात नहीं करेंगे। These actions have been taken even before Canada has made any evidence of its allegations against India public। तो यहाँ पे लिखा है कि ये कदम उठा लिए गए हैं इससे पहले ही, कि कनाडा ने केवल आरोप लगाया है, उन्होंने किसी भी तरह का प्रमाण, किसी भी तरह का सबूत, किसी भी तरह का एविडेंस नहीं दिया है, पब्लिकली वो चीज उन्होंने नहीं बताई है। एंड न्यू दिल्ली हैज रीइटरेटेड, कि अपनी बात को फिर से दोहराया, रिपीट किया है, दैट डिस्पाइट 2 विजिट्स बाय द कनाडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, कि कनाडा का जो एनएसए था उनका, वो 2 बार आया है डिस्कस करने के लिए निजर मामले को, नो कॉन्क्रीट एविडेंस हैज बीन प्रोवाइडेड, कि वो केवल आरोप लगा रहे हैं और उनके पास किसी भी तरह का कोई भी सबूत नहीं है। Nor has Canada completed its own investigation or begun any trial, और ना ही कनाडा ने वहां पे अपनी जो जांच है उसको पूरा किया है, ना ही कोर्ट में ये मामला गया है, ट्रायल तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, उनकी जांच भी पूरी नहीं हुई है। डिस्पाइट दिस, इस सब के बावजूद, there have been calls from Canadian Five Eyes allies, तो इन सब के बावजूद यहाँ पे मांग रखी जा रही है कनाडा के जो फाइव आईज, ये एक एजेंसी है, जैसे अपना सीबीआई होती है, ये कई देशों की एजेंसी है जिसके अंदर यूएस यूके भी शामिल है। उनकी मांग क्या है, दैट इंडिया मस्ट कोऑपरेट, कि भारत को सहयोग करना चाहिए, इंडिकेटिंग सम प्रेशर फ्रॉम कनाडा, और इसमें ये है कि कनाडा की तरफ से उसमें कुछ प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो एलिगेशन लगाए, सबूत कुछ है नहीं, और भारत पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप सहयोग करिए। The only way out is for Canada to take the first step in proving its allegations। तो इससे बाहर का जो रास्ता होगा, इस लड़ाई से उबरने का जो रास्ता होगा, वो ये होगा कि कनाडा जो है वो पहला कदम उठाता है प्रूव करने में अपने एलिगेशंस को, कि भाई तुमने आरोप लगाए वो सबूत दो, which in the absence of verifiable evidence seems to have been labeled prematurely। तो यहाँ पे लिखा है कि आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, जो आरोप आपने लगाए हैं वो ऐसा दिख रहा है कि प्रीमेच्योरली वो उन्होंने लगा दिए हैं आरोप, तो उनको पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, प्रीमेच्योरली ये काम नहीं करना चाहिए था। मिस्टर जयशंकर जो है हैज मेड इट क्लियर, ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है, दैट सच जुडिशियल इंटरस्टेट किलिंग्स, कि ऐसी जो हत्याएं होती हैं, जुडिशियल हत्याएं होती हैं जो एक देश से दूसरे देश के बीच में होती हैं, आर नॉट द पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, की भारत की सरकार ऐसा कभी कोई काम नहीं करती है। हाउएवर, किंतु इट इज हार्ड टू बिलीव दैट द लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज वुड मेक दीज क्लेम्स विदाउट सफिशिएंट कोज। तो ये बात भी ऐसे मुश्किल है मानना कि एक बड़े देश का जो नेता है, जो विकसित देश है, वो ऐसा दावा करेगा बिना किसी कारण के। एंड इफ एविडेंस इज शेयर्ड, अगर मान लो कि सबूत दिए जाते हैं, द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वुड बी फॉर न्यू दिल्ली, तो नई दिल्ली को क्या करना होगा, उनके लिए सही कदम क्या होगा, विच हैज डिनाइड, कि जिन्होंने मना किया है, द एलिगेशंस, इन आरोपों को, स्ट्रीनियसली, पूरी एनर्जी के साथ, एफर्ट के साथ, टू कोऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंक्लूड द कैनेडियन इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर प्रमाण आता है तो नई दिल्ली को सहयोग करना चाहिए उस जांच को पूरा करने के लिए, और उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन भारत को देनी चाहिए, ऐसा इसमें लिखा है। इंडियाज ग्रीवेंसेस, की भारत की जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं कनाडा के खिलाफ, फॉर सॉफ्ट पेडलिंग द इश्यू ऑफ खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म, जो खालिस्तान वाला मामला है, इस मामले को वो समर्थन देते हैं, पेडल करते हैं, सॉफ्ट पेडलिंग है, एंड प्रोवाइडिंग सेफ हेवंस, और वो सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाते हैं, फॉर वांटेड टेररिस्ट, उन आतंकवादियों के लिए जो भारत में वांटेड हैं, एज वेल एज, साथ ही साथ। तो भारत की शिकायतें क्या हैं कि आप खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को सपोर्ट करते हो, आप सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाते हो, किसको, टेररिस्ट को, एज वेल एज कैनेडियन क्लेम्स ऑफ राइट्स वायलेशन बाय सिक्योरिटी फोर्सेज इन पंजाब, और साथ ही साथ क्या है कि कनाडा दावा करता था कि भारत ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है पंजाब में, एंड इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस इन कनाडा डेट बैक टू द 1980s, और ये जो भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये 1980 से कनाडा में अपने ऑपरेशन चला रही हैं, तब से वहां पे ये ऐसा काम कर रही हैं। तो ये कनाडा का क्या है, अपने पास एक तरह से उनका दावा है, कनाडा का क्लेम है, वो दावा करते हैं दो का, एक तो ये करते हैं कि भाई भारत ने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है पंजाब में, दूसरा भारत कनाडा में इंटेलिजेंस ऑपरेशन चलाता है,
एंड दीज वर द कोज ऑफ देयर हाई लेवल एंगेजमेंट्स बीइंग फ्रोजन फॉर डिकेड्स। और यही वो कारण थे, ये 4 ऐसे कारण थे जिनकी वजह से कभी भी हाई लेवल एंगेजमेंट भारत और कनाडा के बीच में नहीं हुए, और उनके बीच जो बातचीत थी वो कई दशकों से रुकी हुई थी। तो अभी भी आप देखोगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा गए थे तो आई थिंक वो 40 साल बाद वहां पे गए थे। तो वो काफी समय से ये झगड़े चलते आ रहे हैं, ऐसे आरोपों का दौर चल रहा है। हाउएवर, किंतु क्या है, नेवर बिफोर हैव ट्रेड, कि इससे पहले कभी भी जो व्यापार है, बिजनेस है, ट्रेड है, ट्रेवल है, यात्राएं हैं और टूरिज्म है, टाइज बीन कट डाउन सो क्विकली, कि इन चीजों को कभी भी इतना जल्दी बंद नहीं किया गया था। कि भाई हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं काफी समय से, लेकिन फिर भी बिजनेस, ट्रेवल, टूरिज्म ये चलता रहा है एज इन द पास्ट वीक, कि जैसा हमने पास्ट वीक में क्विकली ऐसा किया, ऐसा पहले नहीं हुआ था। विद स्टूडेंट्स, द बिजनेस कम्युनिटी एंड द डायस्पोरा, तो वहां पे जो भी स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, जो भी बिजनेस कम्युनिटी है, एंड जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब जो भारतीय लोग कनाडा में रहते हैं, फीलिंग द ब्रंट, वो इस चीज को झेल रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इट इज होप्ड, ऐसी उम्मीद की जाती है, द टू कंट्रीज मूव, कि दोनों देश मूव करते हैं विद सम अर्जेंसी, थोड़ी सी अर्जेंसी दिखाते हैं, टू अरेस्ट द फ्री फॉल इन टाइज, कि ये रिश्ते जो हैं एकदम से गिरते जा रहे हैं, इन रिश्तों को, ये जो गिर रहा है इस चीज को रोका जाए। तो देखिए अच्छा एडिटोरियल है, इसमें ओवरऑल यही बताया कि कनाडा ने आरोप लगाए तो भाई सबूत दो, अगर सबूत है तो भारत को सहयोग करना चाहिए, और इनकी वजह से जो नुकसान हो रहा है स्टूडेंट को, बिजनेस को और डायस्पोरा को, तो उनको ज्यादा नुकसान नहीं करना चाहिए और इन रिश्तों को जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। चलिए वन वर्ड देखते हैं। एनल्स जो होता है भाई, ये होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो होते हैं, और खास करके रिकॉर्ड भी कैसे, ईयर बाय ईयर, कि एक तरह से साल दर साल वाले जो होते हैं ना, पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। 1911 में ये हुआ था, 12 में ये ऐसा, तो उसको हम लोग एनल्स बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। सिएस्टा जो होती है, ये होती है दोपहर की नींद या आराम। तो दोपहर में खाना खाने के बाद जो लोग सोते हैं या आराम करते हैं उसे सिएस्टा कहा जाता है। प्रेरोगेटिव जो होता है, ये विशेष अधिकार होता है, राइट्स और प्रिविलेजेस। तो प्रेरोगेटिव होता है विशेष अधिकार। सफरेज जो होता है, सफरेज हम लोग कहते हैं मत देने का अधिकार, राइट्स टू वोट इन एन इलेक्शन। हाराकिरी जो होता है, ये देखो सम्मान बचाने के लिए की गई आत्महत्या। तो आपने देखा होगा जापान जो है वहां पे समुराई वो होते हैं, एक तरह से समुराई फाइटर्स होते हैं, लड़ाके होते हैं। वो लड़ाके जब उनको लगता है कि उनका सम्मान जाएगा तो वो अपनी तलवार से खुद के ही पेट में, स्टमक को चोट पहुंचाते हैं और मर जाते हैं। तो उसे हम लोग हाराकिरी कहते हैं, सम्मान बचाने के लिए की गई आत्महत्या। इडियम हम लोग देखेंगे, रब द रोंग वे होता है किसी को अगर ऐसा किया जाए तो किसी को चिढ़ाना, इरिटेट करना। लेट ऑफ द हुक होता है कि जाने देना, कि चलो कोई नहीं, किसी को छोड़ देना, सजा से छोड़ देना या किसी भी तरीके से जिम्मेदारी से छोड़ देना। पार्थियन सोट जो होता है कि जब कोई सिचुएशन या आर्ग्यूमेंट से दो लोग अलग होने वाले हैं तो उस समय जो विटी रिमार्क होता है, जो एक तरह से सरकास्टिक बातें की जाती हैं, उसे पार्थियन सोट कहते हैं। अंतिम टिप्पणी हम लोग इसे कहते हैं। आखिर में हम लोग एक सवाल करेंगे, काफी इजी है आज का सवाल। ऑब्जर्वर्स जो है उन्होंने तारीफ की, खोसला की, फॉर लीविंग नो स्टोन टू अराइव एट हिज कंक्लूजन्स। तो यहाँ पे है कि वो अपने नतीजों तक पहुंचे, उसके लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये एक इडियम है, लीव नो स्टोन, और इसको आपको यहाँ पे बताना है, रिटर्न होगा, अनटर्न होगा, कार्व्ड होगा या थ्रोन होगा। चलिए ये अपनी आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। आपको अगर ये वाली पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा 9928954223। और इसके अलावा आप सेंटम क्लासेस का चैनल पे जाके, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा इसी नाम से हमारी मोबाइल ऐप भी है। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।